अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। चैप्टर 8 की लास्ट वीडियो में हमने किया था ऑक्सीडेशन और फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। आज की इस वीडियो में हमने करना है इसका लास्ट टॉपिक कवर, जो है 8.4 इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन सब्स्टिट्यूटेड एरीन्स। सबसे पहले तो आपको टॉपिक का मतलब पता होना चाहिए कि टॉपिक का जो नाम है उसमें मतलब उसका मतलब क्या है। अगर आपको मतलब समझ में आ जाएगा ना, तो अंदर की चीज आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि अंदर होने क्या जा रहा है। तो टॉपिक का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन सब्स्टिट्यूटेड अरीन्स। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन किस में? सब्स्टिट्यूटेड अरीन्स में। अब अरीन्स क्या होता है? पहली बात तो ये, तो अरीन्स का अगर आपको मैं कॉन्सेप्ट बताऊं, तो अरीन्स में आपको दो वर्ड नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले आपको नजर आ रहा होगा, हमारे पास क्या नजर आ रहा होगा? AR, ठीक है, और फिर आगे क्या है? ENES, ठीक है, अरीन्स। अब AR और ENES से दो मुख्तलिफ वर्ड्स बनते हैं। AR से क्या बनता है? AR से बनता है एरोमेटिक रिंग, ठीक है, एरोमेटिक, ये एरोमेटिक बोल सकते हैं, या एरोमेटिक के साथ रिंग लगा लें तो आपसे उससे आपको पता लग जाएगा कि जो भी चीज रिंग फॉर्म में होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक, ठीक है। और दूसरी बात क्या, ENES से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? अब यहाँ पर अल्कीन भी रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है बेंजीन। तो AR हमें क्या बता रहा है? एरोमेटिक। AR से हमें पता लगा कि ये एक एरोमेटिक है, और साथ में क्या है? ENES लगा है, इसका मतलब क्या होता है? बेंजीन, ठीक है, ये इस वर्ड का मतलब है। अब वो बेंजीन जिसमें पहले से सब्स्टिट्यूशन हुई हुई है, उसके अंदर एक और इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेंगे, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? वो कहाँ पर ऐड होगा, कहाँ पर जाके अटैच होगा? तो ये चीजें हमने समझनी है इस टॉपिक में। तो इस टॉपिक का मतलब आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोफाइल यानी एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना किस में? एक एरीन में, यानी एक एरोमेटिक बेंजीन में, जो पहले से, जिसके साथ पहले से एक सब्स्टिट्यूशन हुई हुई है, ठीक है, पहले से एक कोई भी कंपाउंड, कोई भी एक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो इस टॉपिक में ये चीजें डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो हम लोग आ जाते हैं कि आपको मैं एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, बहुत ही कॉमन है ये, ठीक है। इसका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, एक टोलुइन। टोलुइन में आपको ड्रॉ करके दिखा दूं यहाँ पर। तो टोलुइन हमें किस तरह दिखता है? ये होता है टोलुइन का स्ट्रक्चर। बेंजीन लगा दी साथ, बेंजीन के साथ क्या लगाना है? CH3, CH3, ठीक हो गया। मिथाइल ग्रुप जब लगा होता है बेंजीन के साथ, तो या तो हम उसको मिथाइल बेंजीन कहते हैं, या इसका कॉमन नेम क्या होता है? टोलुइन, ठीक है। ये आपने याद रखना है क्योंकि ये बहुत ही जगह पे यूज होता है, और बच्चों को फिर कंफ्यूजन होती है कि टोलुइन क्या होता है, ठीक है। वो आपको बोल दे ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टोलुइन, तो टोलुइन MCQs में भी आ सकता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, ये अगर आप गौर करें तो इसमें पहले से सब्स्टिट्यूशन हुई हुई है। सब्स्टिट्यूशन क्या हुई हुई है? यहाँ से एक H रिमूव हुआ है और कनेक्ट किया हुआ है, CH3 कनेक्ट हुआ है। तो ये पहले से सब्स्टिट्यूशन हुई हुई है, किसके साथ? बेंजीन के साथ। बेंजीन क्या है? एक एरोमेटिक रिंग है। क्यों? जिसमें भी एक रिंग बनी हो, साथ बेंजीन लगा हो, तो इसका मतलब वो क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है। जिसके साथ रिंग हो वो क्या होता है? एक एरोमेटिक कंपाउंड। साइक्लो कंपाउंड्स जो होते हैं वो एरोमेटिक हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है। तो बेंजीन जो है, जब भी बेंजीन लगा हो किसी के साथ, तो वो हमेशा क्या होता है? एरोमेटिक होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसको हमने करना क्या? इसकी हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है। उसमें कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं कि जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे, कोई चीज ऐड करेंगे, तो वो कहाँ पर अटैच होगी। तो यही हमने इस टॉपिक में समझना है, और बहुत अच्छे से समझना है। जिसको समझ में आ गई उसके लिए इसमें कोई परेशानी नहीं होने लगी। तो सबसे पहले हम लोग बहुत ही कॉमन जो हम लोग करके आए हैं, नाइट्रेशन। हम लोगों ने पीछे नाइट्रेशन की थी, ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट हमने समझे थे, किस तरह नाइट्रेशन होती है, किधर अटैच होता है, किधर नहीं होता, वो हमने किया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि नाइट्रेशन लाजमी, तो लाजमी क्यों है कि यहीं पर अटैच होगी या यहाँ पर अटैच होगी, यहाँ पर क्यों नहीं अटैच हो सकता? तो वो बात हमने समझनी है। सबसे पहले तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, HNO3 ऐड कर लेते हैं, ठीक है, HNO3। अब ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हमने किया था? ये हमने H2SO4 की प्रेजेंस में किया था, ठीक है। अब इसके तीन कंपाउंड्स बनते हैं। मैंने आपको शुरू के कुछ इसके लेक्चर्स में आपको बताया था कि तीन पोजीशंस होती हैं। एक होती है ऑर्थो पोजीशन, एक होती है पैरा पोजीशन, एक होती है मेटा पोजीशन। ये तीन पोजीशंस आपको याद रखनी है। इन तीन पोजीशंस में से किसी एक पे आकर अटैच होता है कौन? जो सेकंड सब्स्टिट्यूट होता है वो अटैच होता है। अब ऑर्थो पैरा के अगर मैं आपको दोबारा से कॉन्सेप्ट बताऊं तो वो क्या क्या थे? ऑर्थो हमारे पास क्या था? ऑर्थो का मतलब हमारे पास था स्ट्रेट। अब ऑर्थो में कौन कौन सी पोजीशन आ जाती हैं? कार्बन नंबर 1 आता था, और कार्बन नंबर कौन सा आता है? 2 आता है, ठीक है। ये होती है ऑर्थो पोजीशंस,
ठीक है। अब दूसरी बात हमारे पास आ जाती है मीटा पोजीशंस। मीटा पोजीशंस हमारे पास कौन सी होती हैं? कार्बन नंबर 2 भी हो गया, पीछे कौन सा रह गया? कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 3। जब कार्बन 1 और कार्बन 3 का पेयर बनेगा तब वो पोजीशन हमारे पास क्या कहलाएंगी? मीटा पोजीशंस कहलाएंगे। ठीक है। जब हमारे पास पैरा पोजीशन आ जाती है, पैरा पोजीशन में कौन कौन सी पोजीशन हमारे पास बनती हैं? कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4। ये जो पेयर्स हैं, अब कार्बन 1 और कार्बन 2 का पेयर बनेगा तो वो कौन सी पोजीशन होगी? ऑर्थो। अब कार्बन 1 और कार्बन 3 का पेयर बनेगा तो वो कौन सी होगी? मीटा। और कार्बन 1 और कार्बन 4 की पोजीशन बनेगी यानी पेयर बनेगा तो हमारे पास क्या वो होगी? पैरा। अब देखना ये है कि नाइट्रो ये हमारे पास HNO3 है, इसमें से जो नाइट्रेशन होती है NO2 जो अटैच होता है वो कहाँ कहाँ पर अटैच होता है और क्यों अटैच होता है उस जगह पे? सबसे पहले अगर हम जनरल ले लें, ठीक है, तो हमारे पास तीनों कंपाउंड बन जाते हैं। ऑर्थो भी बन जाता है नाइट्रेशन, यानी नाइट्रेशन जो है वो ऑर्थो की भी होती है, पैरा की भी होती है और हमारे पास किसकी होती है? मीटा की। ठीक है। अब ये तीन पोजीशंस भी होता है। बुक पे जिस तरह हुआ है अगर आप लोग उसको देख के पढ़े, पहले लेक्चर लेकर अगर पढ़ें तो आपको बहुत ये समझ आ जाएगा। तो इसके तीन कंपाउंड हमारे पास बनते हैं। पहला कंपाउंड आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, आपने एज इट ड्रॉ कर लेना है। टोलुइन को एज इट इज ड्रॉ कर लिया, CH3। ठीक है। अब ये जो है ये कौन सा कार्बन है? ये कार्बन नंबर 2 है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये पूरा कंपाउंड क्या कहलाएगा? ऑर्थो। ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन, ये बात है। अब ये हो गया हमारे पास ऑर्थो। अब हम लोग बना लेते हैं इसका कौन सा? मीटा। मीटा कौन सा होगा इसका? मीटा पे अगर आपको गौर करें तो वो हमारे पास कौन सा कार्बन मैंने अभी बताया है? वो है कार्बन नंबर 3। ठीक है। ये आ गया कार्बन नंबर 3। ये कार्बन नंबर 1 होता है, ये कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। अब ये 1 था, ये 2 है, 2 के ऊपर तो ऑर्थो बनता है, तो मीटा किस पे होता है? 3 के ऊपर। तो ये हमने लगा दिया 3 के ऊपर। ठीक है। अब इसके नेक्स्ट जो कंपाउंड बनेगा वो मैं नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ इधर यहाँ पर। तो वो क्या बनेगा? सेम एज इट इज टोलुइन ड्रॉ कर लिया और ये हमारे पास NO2 नीचे लग जाएगा। अब ये जो पोजीशन बनी है ये कौन सी बनी है? 1 और 4 की। तो ये क्या बन जाएगा? पैरा। ये कौन सा है? ऑर्थो O से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कौन सा है? मीटा M से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कौन सा है? पैरा P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर आप बुक पे गौर करेंगे तो आपको कुछ परसेंटेज लिखी नजर आएंगी कि इतनी परसेंटेज में ये वाला कंपाउंड है, इतनी परसेंटेज में ये वाला कंपाउंड है और इतनी परसेंटेज में ये वाला कंपाउंड है। अब जब हम लोग गौर करें तो जो हमारे पास ऑर्थो है वो 58% बन रहा है। क्यों ऑर्थो 58% क्यों बन रहा है? इसकी वजह भी आपको मैं बताऊंगा डिटेल से। अब मीटा जो है वो हमारे पास 4% बन रहा है और जो हमारे पास पैरा है वो कितने परसेंट बन रहा है? 38%। ठीक है। ये कितने परसेंट है? 38%। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो पहले से अटैच्ड सब्सटीट्यूटेड यानी इलेक्ट्रोफाइल है वो ज्यादा किन चीजों पे फोकस करता है। वो ज्यादा पैरा पोजीशन पे जाता है, ज्यादा ऑर्थो पोजीशन पे जाता है, या किस पोजीशन पे जाता है? अब इसकी डिटेल आप समझेंगे तो आपको सही से पता लग जाएगा। अब कुछ जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, जिस तरह ये हमारे पास CH3 है, पहले आपको मैं CH3 का समझा देता हूँ। CH3 जब इलेक्ट्रॉन्स को इसके पास डीलोकलाइज यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, ये क्या करता है कि पोजीशन नंबर 1 और पोजीशन नंबर 4 के ऊपर क्या कर देता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। यानी कौन सी पोजीशन पे? पोजीशन नंबर 2 पे और पोजीशन नंबर 4 पे क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। अब ये खाली इन्हीं दो के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दोनों पॉइंट से बढ़ जाएगी तो बाहर से जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो किसके ऊपर अटैक करता है? जहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज्यादा है? 2 पे ज्यादा है और 4 पे ज्यादा है। यही बात है। जब 2 और 4 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब या तो वो कंपाउंड आके यानी वो जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो या तो आके 2 के ऊपर अटैच होगा या तो आके 4 के ऊपर अटैच होगा। यही बात है। इसीलिए जब इसने इन दो पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी है, मीटा के ऊपर नहीं बढ़ाई, इसीलिए जो मीटा वाला है वो कम परसेंटेज में है और जो हमारे पास ऑर्थो वाला है वो ज्यादा पोजीशन में है और पैरा वाला भी ज्यादा परसेंटेज है। ठीक है। अब इसकी वजह आपको पता लग गई कि इनकी परसेंटेज क्यों ज्यादा है। क्यों ज्यादा है जी? क्योंकि जो हमारे पास अब ये डिपेंड करता है कि हमारे पास पहले से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा हुआ है। अब इसकी आगे दो टाइप्स आ जाती हैं। एक होता है जी पैरा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, जो हमारे पास रिंग एक्टिवेटिंग होते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग से मुराद क्या है कि वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। ये मतलब है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का। अब मैं आपको इसको साथ साथ लेकर चलता हूँ। इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं। कौन कौन सी? एक आती है जी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो ये टाइप नंबर 1 है। ठीक है। ऑर्थो और साथ में आ जाता है पैरा डायरेक्टिंग।
और दूसरी हमारे इसका दूसरा नाम क्या हम किसको देंगे कि रिंग एक्टिवेटिंग। रिंग एक्टिवेटिंग ठीक हो गया, रिंग एक्टिवेटिंग। अब रिंग एक्टिवेटिंग कौन से सब्स्टिट्यूएंट से, सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो रही है ना, तो इनको सब्स्टिट्यूएंट लिख दें या ना लिखें, कोई बहुत मसला नहीं है इसमें। अब ऑर्थोपैराडाइटिंग या फिर कौन से रिंग एक्टिवेटिंग, ठीक हो गया। इनका ये दो नाम है, इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अब ऑर्थोपैराडाइटिंग का क्या मतलब है? ऑर्थो का मतलब ये है कि, या ऑर्थो का मतलब क्या हुआ कि दूसरी पोजीशन, और पैरा का मतलब क्या हुआ कि फोर्थ पोजीशन, ठीक है। अब जो भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है बाहर से, आई एम सॉरी इलेक्ट्रोफाइल जो आ रहा है बाहर से, वो या तो आके अटैच होगा 2 या 4th कार्बन के साथ। ये मतलब है ऑर्थो पैरा पोजीशन का। अब ये रिंग एक्टिवेटिंग भी होते हैं। रिंग एक्टिवेटिंग क्यों बोला है इनको हमने? रिंग एक्टिवेटिंग इसलिए बोला है कि जब इसकी मैकेनिज्म की तरफ हम लोग आते हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इसकी जो होती है ना रिएक्शन की, यानी रिएक्शन करने की जो एबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। अब वो आपको इसकी मैकेनिज्म से पता लगेगा। अब 2 पॉइंट्स आपको नजर आएंगे बुक के ऊपर के लिखे हुए हैं। अब ओरिएंटेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? पहले पॉइंट का मतलब क्या है कि ओरिएंटेशन डिपेंड करती है 2 चीजों के ऊपर। पहली बात ये कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल पहले से अटैच्ड है। अभी तो मैं CH3 को लेकर चल रहा हूँ, अगला आ जाता है नाइट्रेशन का NO2, उसको भी लेके चलना है। तो CH3 की एग्जांपल ले लें, ये है हमारे पास ऑर्थोपैराडाइटिंग या फिर रिंग एक्टिवेटिंग, ठीक है। अब इसको हम रिंग एक्टिवेटिंग क्यों बोलते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इसकी रिएक्शन की एबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक हो गया। अब इसकी हम ऑर्थोपैराडाइटिंग की एग्जांपल्स को देखते हैं, इसके मैकेनिज्म की तरफ जाते हैं कि ये क्या कह रहा है। मैंने क्यों बोला कि ये पॉजिटिव चार्ज इधर लेके आता है, तो उसकी मैकेनिज्म को आप देखेंगे फिर समझ में आएगी। अब फर्ज करें कि हमने ले लिया हमने टोलुइन ले लिया, ठीक है, CH3 हमने ले लिया, ठीक है। अब टोलुइन ले लिया, इसके साथ एक इलेक्ट्रोफाइल ने रिएक्ट करना है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, ई है, जिसको हम लोग कुछ भी कह लेते हैं। अगर आप इसकी जगह पे क्या ले लें, इसकी जगह पे आप लोग ले लें HNO3 ले लें, तो HNO3 में से क्या निकलेगा, NO2 निकलेगा, NO2 यहाँ पर अटैच होगा। तो मैं जनरल तौर पे ले रहा हूँ कि कोई भी आपको वो इलेक्ट्रोफाइल दे सकता है, क्या कहेगा कि इसके साथ रिएक्ट करो और बताओ कि ये ऑर्थोपैराडाइटिंग है या नहीं है। तो उस लिहाज से मैं जनरल लेके चलूंगा, ठीक है। अब ये क्या बनेगा हमारे पास, ये क्या होगा, सीधा सीधा पहले ये वाला जो बॉन्ड होता है, सब्स्टिट्यूशन हो रही है सिंपल जिस तरह होती है, तो ये बॉन्ड सिंपली अटैक करेगा किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर। एक्चुअली अटैक जो करता है वो इलेक्ट्रोफाइल करता है, लेकिन एरो क्यों ड्रॉ करते हैं हम, क्योंकि इस बॉन्ड ने कनेक्ट होना होता है इलेक्ट्रोफाइल के साथ, ठीक है। ये बात भी याद रखना, कुछ बच्चों लगता है कि बॉन्ड से एरो जा रहा है, बॉन्ड अटैक कर रहा है। बॉन्ड अटैक नहीं करता, बल्कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। बॉन्ड की इस तरफ से एरो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ इसलिए जाता है क्योंकि उसने बॉन्ड ने अटैच होना होता है, ठीक है। अब इसका हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब आपको याद होगी कि हमने पढ़ी थी रेजोनेंस। रेजोनेंस का क्या मतलब होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करता रहता है, यही बात है। अभी हम उसको प्रैक्टिकल तौर पे देखने जा रहे हैं कि वो किस तरह है। फिलहाल सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं इसका ऑर्थो अटैक। अब ऑर्थो में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ऑर्थो। ऑर्थो में क्या होगा, सिंपली सेम हमारे पास क्या बन जाएगी, टोलीन बन जाएगी, ठीक है जी। अब ये वाला बॉन्ड क्या है, इस बॉन्ड ने अटैक कर लिया, तो ये बॉन्ड हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे। यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा इसके साथ, ई। अब इस बॉन्ड के साथ पहले से क्या अटैच था, एच अटैच था, तो एच भी तो बाहर आएगा ना। एच ने भी बोलना है कि तू क्यों आ गया, तो वो इस लड़ाई करने के लिए बाहर आ गया, ठीक है जी। अब हाइड्रोजन भी बाहर आ गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल आ गया, ठीक है। तो ये बॉन्ड बाहर आ गया, जिसकी वजह से हाइड्रोजन को भी बाहर आना पड़ा है। तो ये वाला बॉन्ड तो खत्म हो गया, डबल बॉन्ड। पीछे कौन से बॉन्ड्स हैं, वही वाले बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इस कोने पे अगर आप गौर करें तो पॉजिटिव चार्ज लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो पहले से ही बॉन्ड्स बने हुए हैं। ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला कोना है, ये वाला कोना क्या हो गया, खाली हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। बाकी इन दोनों के बॉन्ड्स बने हुए हैं और इन दोनों के बॉन्ड्स बने हुए हैं। अब क्या होगा, सिंपली ये पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। मूव किस तरह का लेगा, ये वाला बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सेम टोलुइन का स्ट्रक्चर दोबारा से बन जाएगा, CH3 आ जाएगा। यहाँ पर सेम एज इट इज H, और यहाँ पर सेम एज इट इज E, और ये वाला बॉन्ड कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, जब बॉन्ड यहाँ पर आया है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से कहाँ, डायरेक्ट अपने ऑपोजिट चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके रोटेशन का भी एक कॉन्सेप्ट वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि ये रोटेट किस तरह करते हैं। अब ये वाला बॉन्ड रह गया, ये वाला बॉन्ड फिलहाल वहीं पर ही है, इसने यहाँ पर आना है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास जिस तरह हमने पीछे किया था बिल्कुल उसी तरह रेजोनेंस हो रही है ये, इसमें कोई नई बात नहीं है, इस सिंपली एज इट इज। अब ये वाला बॉन्ड यहाँ से उठ के कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया,
ठीक है, और ये वाला यहीं पर आ गया था, ठीक है, यहाँ पर क्या लगा था H, यहाँ पर क्या लगा था E, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया CH3। अब आप देखिए कौन सा खाली हो गया, यहाँ पर आया था ना पहले चार्ज, अब डायरेक्ट कहाँ पर जाएगा, यानी एक को छोड़ के अगले पे जाएगा, ये वाला। अब ये वाला जो है इसको यहाँ पर आना चाहिए, नहीं, यहाँ से सीधा उठ के यहाँ पर आएगा, ठीक है, यानी एक को छोड़ के अगली पोजीशन में जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। अब इस कॉन्सेप्ट को गौर से समझना है आपने। अब इसमें हुआ क्या है, मैंने क्या बोला था कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आया था। अब ये जो ग्रुप होता है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, इलेक्ट्रॉन देता है, यानी इलेक्ट्रॉन की जो थोड़ी सी अपना क्लाउड है वो किसकी तरफ ले आता है, बेंजीन की तरफ। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड अपने बेंजीन की तरफ ले आता है, तो इसका मतलब थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज ले आता है, और यहाँ पर पॉजिटिव भी आ गया। जब नेगेटिव और पॉजिटिव आ गए हैं तो वो क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा। तो इस वजह से ये ऑर्थो को ज्यादा प्रेफर करता है। क्यों प्रेफर करता है, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आता है। अब आप जब गौर करेंगे ना तो मीटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। अब उसकी तरफ हम लोग जाते हैं। अब इसमें क्या होगा, सिंपली H रिमूव हो जाएगा और हमारे पास क्या रह जाएगा, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये अटैच हो जाएगा। तो इसमें सिंपल यही होना है। अब ये कौन सी पोजीशन पे हमने अटैच कर लिया है, इसमें से क्या होगा, जो H होगा वो रिमूव हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, H रिमूव हो गया, ठीक है, -H लिख दिया, ठीक है, और पीछे हमारे पास क्या बन गया, CH3, CH3, और यहाँ पर क्या अटैच हो गया, इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया। बाकी आप बिल्कुल, अब वो बॉन्ड रिटेन हो जाएगा दोबारा से। अब आप उस तरह बना लें जिस तरह शुरू में था, या फिर इस तरह बना लें, इसमें कोई मसला नहीं है। अब बात करने की ये आती है कि अब इसका ऑर्थो हमने बना लिया है, पैरा किस तरह बनेगा। पैरा भी बिल्कुल सेम एज इट इज इसी तरह बनेगा जिस तरह हमने ये बनाया, ठीक है। पैरा भी आपको बना के दिखा देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। समझने इस बात इसमें यही है कि ये ऑर्थो के ऊपर क्यों जा रहा है, पैरा के ऊपर क्यों जा रहा है, और मीटा के ऊपर क्यों नहीं जा रहा, ये समझने वाली बात है। इसके हम लोग दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। CH3 यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने सेम एज इट इज ड्रॉ कर लिया जिस तरह हम लोगों ने ऊपर बनाया है यहाँ पर, ठीक है, प्लस E। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, क्यों, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, ठीक है। अब हमने क्या करने जा रहे हैं, पैरा, ऊपर लिख लें पैरा, ये पैरा, और ये हमने क्या किया था, ऑर्थो, ठीक हो गया। अब पैरा में क्या होगा जी, पैरा में भी आप देख लें क्या होगा, सिंपली टोलुइन एज इट इज ड्रॉ कर लें। क्या करता है, ये वाला बॉन्ड अटैक करता है, यही बात है। तो इस बॉन्ड ने अटैक इस बार नहीं करना। क्यों नहीं करना अटैक, क्यों, क्योंकि हम लोग पैरा पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। पैरा पोजीशन कहाँ पर है, ये वाली पैरा पोजीशन है। अगर हम इस बॉन्ड को उठा लेंगे तो ये तो इन दोनों के साथ लगा हुआ है, इन दोनों में किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नहीं, हमने किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके आना है, हमने कहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल लेके आना है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर लेके आना है, इस पोजीशन पे, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो बॉन्ड होगा ये वाला अटैच होगा इलेक्ट्रोफाइल के साथ। तो इस तरह अपने ऑर्थो और पैरा का अपने ध्यान में जरूर रखना है कि हमने किस पोजीशन पे अटैच करना है और उस बॉन्ड को हटाना है, ठीक है। ये डायरेक्ट अपनी जगह पे आ जाएंगे, ये वाला बॉन्ड खत्म हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन आ जाएगा जो कि अंदर से बाहर आया, और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड अपनी जगह पे एज इट इज है, ठीक है जी। अब कौन सा खाली हो गया, ये वाला, तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली इसकी रेजोनेंस बनानी है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोलते हैं, वो हमने सिंपली यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। वो किस तरह बन जाएगा, सेम एज इट इज आपने बना लेने हैं तीनों बॉन्ड्स। अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये वाला इस जगह पे जाएगा। ये आपको मैं हिंट्स दे रहा हूँ, कुछ ये आपने याद रखनी है। अब पैरा और हमारे पास ऑर्थो में क्या होता है, पैरा और ऑर्थो में ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज से क्या मुराद है कि ये वाला जो बॉन्ड होता है वो इस तरफ आया था, एंटी क्लॉकवाइज किस तरफ, इस तरफ आया था, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड किस तरफ आया था, ऊपर की तरफ। मीटा में वो चला जाता है क्लॉकवाइज, तो वो आपको मीटा क्या बनाऊंगा फिर पता लग जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें सिंपली आप लोग पहले इसको यहाँ पर ले आए, ठीक है। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इस तरफ आ जाएगा बॉन्ड, ये वाला अपनी जगह पे, ठीक है। और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज अब कहाँ चला जाएगा, एक को छोड़ के यहाँ पर था ना पॉजिटिव चार्ज, यहाँ को छोड़ के यहाँ पर आएगा सीधा। अब वही बात होगी जो मीटा में हुई थी। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, इसका मतलब ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो गया। इस वजह से क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे अटैच होता है आने वाला न्यूक्लियोफाइल स्टेबलाइजेशन की वजह से, ठीक है। अब ये सेम एज इट इज ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एज इट इज आ गया, यहाँ पर ये आ गया, और ये E, ये H, ठीक है। अब कौन सी पोजीशन खाली होगी, ये वाली, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये CH3 एज इट इज। अब सिंपली हाइड्रोजन को रिमूव करना होता है और पीछे रह जाता है इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पर आप लोग लिख लें -H, और पीछे क्या बन जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल सिंपली अकेला रह जाएगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल,
और यहाँ पर एज इट इज CH3, और जो पहले आपने स्ट्रक्चर बनाया वही बना लें, ठीक है। सिंपली ये दोबारा से बॉन्ड रिटेन हो गया, ठीक है। तो इस तरह हमें पता लगता है कि ऑर्थो और पैरा के ऊपर क्यों ये दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जाता है या मीटा के ऊपर क्यों नहीं जाता। अब मीटा के ऊपर अगर आप लोग बनाएं, मीटा भी बना के समझाना पड़ेगा, इस तरह समझ नहीं आएगी। मीटा हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, मीटा के लिए अलग से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए आप लोगों के लिए। यहाँ पर क्या आएगा, CH3 आ गया, यहाँ पर एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये। अब मीटा के लिए गौर करना है कौन सा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। हमने किसके ऊपर, मीटा कौन सी पोजीशन होती है, 3। अब 3 पोजीशन के ऊपर कौन सा बॉन्ड है, ये वाला, इसका मतलब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने समझना है कौन सा बॉन्ड हमने यूज करना है। मीटा में क्या होगा जी, अब सिंपली ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये एज इट इज, ये एज इट इज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर हाइड्रोजन, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस जगह पे आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कोना खाली हो गया है। अब यहाँ पर क्या है, CH3। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ऑर्थो और पैरा में हमारे पास जो बॉन्ड होता है वो क्या मूव करता है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, ठीक है। अब हम लोग आगे मीटा पे, मीटा पे मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें जो बॉन्ड होंगे वो क्लॉकवाइज मूव करेंगे। क्लॉकवाइज मूव करने से क्या मुराद है, क्लॉक में जाएगा, इसका मतलब ये वाला बॉन्ड इस तरफ आ जाएगा, यही बात है। तो ये वाला बॉन्ड जब इस तरफ आएगा तो ये वाला कोना खाली हो जाएगा, तो चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। ये आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं, ये देख लें, सिंपल है, बहुत ही ईजी सा एक कॉन्सेप्ट है, एक बार बस समझ में आ जाए तो आप लोग आराम से कौन से कर लेंगे। CH3, और यहाँ से क्या हुआ, बॉन्ड यहाँ पर आ गया, ये वाला बॉन्ड एज इट इज है, इसको हम अगले स्टेप में मूव कर लेंगे, और ये यहाँ पर E, यहाँ पर क्या आ गया, H, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल इसी तरह। अब इसको, ये वाला जो चार्ज है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये कहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर, क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाना। क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये वाला बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, ये हमारे पास फिर से क्या बन जाएगा, दोबारा से वही स्ट्रक्चर बनाना है हमने, CH3, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर मूव कर गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर ही रहेगा, और E साथ में क्या है, H। अब ये वाला एंड जो है वो एम्प्टी हो गया, इस पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब आप लोग गौर करें, जो मैंने बात बताई थी कि मीटा में जब हमने चार्ज को मूव किया तो चार्ज जो है वो CH3 पे नहीं आया, तो यही वजह है कि मीटा जो है जब CH3 पहले से लगा हुआ है, और मीटा पे जब हम लोग आते हैं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर नहीं आता। जो डायरेक्टली बॉन्ड किया हुआ बेंजीन ने जिस कार्बन के साथ, उसके ऊपर CH3 के साथ पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि मीटा पोजीशन स्टेबलाइज नहीं है, इसी वजह से स्टेबलाइज नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन के ऊपर नहीं आता। जब वो स्टेबलाइज होने के लिए अपने आप को मूव करता है आगे पीछे, तो वो इस पोजीशन के ऊपर आता ही नहीं है। अब अगर गौर करें तो पैरा में इस पोजीशन के ऊपर आया, और हमारे पास मीटा क्या नाम है, ऑर्थो में भी आया, लेकिन मीटा में नहीं आया, तो इसलिए मीटा जो है स्टेबलाइज नहीं होता, जिसकी वजह से ये मीटा को प्रेफर नहीं करता और पैरा और ऑर्थो को प्रेफर करता है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आप लोगों को समझाना डीप करके। पीछे क्या हो जाएगा, H रिमूव हो जाएगा, सिंपली हमारे पास क्या अटैच हो जाएगा, CH3, और यहाँ पर E, यहाँ पर H, और यहाँ पर सिंपल बॉन्ड्स आप जिस तरह पहले बने हुए उसी तरह बना रहे हैं, ठीक है। ये हमने बॉन्ड्स बना लिए, बॉन्ड रिटेन हो गया। तो अब आपको उम्मीद है वजह समझ में आ गई होगी, अगर आपको समझ में आ गई तो फिर जरूर बताना, ठीक है, नहीं तो एक और वीडियो बना के समझा दूंगा, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अब आए थे जी रिंग डीएक्टिवेटिंग और मीटा डायरेक्टिंग सब्सटीट्यूएंट्स। पार्ट नंबर 2 इसका क्या है जी, रिंग एक्टिवेटिंग, रिंग डीएक्टिवेटिंग। रिंग एक्टिवेटिंग कौन से होते हैं, पैरा और ऑर्थो, ठीक है। अब रिंग डीएक्टिवेटिंग और मीटा डायरेक्टिंग सब्सटीट्यूएंट्स। अब रिंग डीएक्टिवेटिंग से क्या मुराद है, ये जो हमारे पास सब्सटीट्यूएंट्स होते हैं ना, जो रिंग डीएक्टिवेटिंग होते हैं। अब CH3 जो है ये इसकी कैटेगरी कौन सी है, ऑर्थो पैरा वाली है, रिंग एक्टिवेटिंग वाली है। अब रिंग डीएक्टिवेटिंग में हम किसी और कंपाउंड को ले लेंगे, इसकी जगह हम लोग यूज करेंगे NO2। क्यों NO2 यूज करेंगे, क्योंकि NO2 की प्रॉपर्टी यही है कि वो रिंग डीएक्टिवेटिंग है, ठीक है। इसलिए दो अलग अलग क्लासेस हैं, दो अलग अलग क्लासेस के कंपाउंड्स हैं। कुछ कंपाउंड्स होते हैं रिंग एक्टिवेटिंग होते हैं, जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर लेके आते हैं आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को, और कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, रिंग डीएक्टिवेटिंग होते हैं, यानी वो मीटा पोजीशन के ऊपर लेके आते हैं कंपाउंड को, ठीक है। इसमें आपने सिंपली NO2 को लेना होगा। NO2 क्योंकि रिंग डीएक्टिवेटिंग है
तो उसको भी आपको समझाने के लिए मैं खाली इसका मीटा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगी। बाकी आपने ये याद रखना है कि पैरा और ऑर्थो में जो बॉन्ड हैं उनको क्या मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। और जब हम लोग आ जाएंगे मीटा पोजीशन के ऊपर तो बॉन्ड को किस तरफ मूव करना है, क्लॉकवाइज मूव करना है। ठीक है, इतनी बात आपने ध्यान में रखनी है, आपका क्वेश्चन ये खुद ही सॉल्व हो जाएगा अगर ये पेपर में आ जाता है तो। ठीक है, इसकी हम लोग मीटा पोजीशन ड्रॉ कर लेते हैं, किस तरह बनेगा। सिंपली आप लोगों ने ले लेना है यहाँ पर NO2। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों है। और ऑक्सीजन आपको पता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा जी, सिंपली इसका मैं आपको मीटर के स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ कि मीटर स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा और क्यों बनेगा, ये वजह आपको बतानी पड़ेगी तभी आपको समझ आएगी। मीटर स्ट्रक्चर हम इसका ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। सिंपली ये हमने बना लिया बेंजीन। एक तो इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि बनाते बनाते भी घंटा लग जाता है। NO2 मैं सिंपली बना देता हूँ। ठीक है, पूरा मैं इसका स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करा। अब इसमें क्या होगा, इसमें सिंपली आपको पता है यहाँ पर हम लोग किसको डिस्कस कर रहे हैं, मीटा पोजीशन को। तो मीटा पोजीशन जब हमने डिस्कस करनी है तो हम लोग बॉन्ड कौन सा ब्रेक करेंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे। तो ये सिंपली आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया है जी अपना इलेक्ट्रोफाइल, साथ में हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपली क्या होगा, मीटा पोजीशन में क्या होता है, क्लॉकवाइज मूव करता है बॉन्ड। तो ये वाला बॉन्ड क्या करेगा, पहले ये वाला बॉन्ड जो है हमारे पास इस तरफ जाएगा, लेकिन पहले इसका जाना यहाँ पर जरूरी है। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये बॉन्ड यहाँ पर आ गया, HENO2 as it is, positive charge here। इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, सेम एज इट इज। अब ये वाला बॉन्ड इस तरफ मूव किया है क्लॉकवाइज में, तो ये वाला बॉन्ड कहाँ मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, NO2 एज इट इज आ गया, यहाँ पर H और E एज इट इज आ गया, ये वाला बॉन्ड एज इट इज आ गया, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर मूव कर जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपली इसमें कंपाउंड यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी सक्सेसफुली। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो तो अब आया है कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब हाइड्रोजन यानी जब इस जगह पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा जब तक, तब तक वो स्टेबल नहीं होगा। अब ये स्टेबल तो ये भी नहीं है, तो फिर ये मीटा को क्यों सपोर्ट करता है, ये मीटा को इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि NO2 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। दो चीजें आपको इसमें बतानी है, एक होता है जी इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इफेक्टिव लिख दिया है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होता है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग का क्या मतलब है, यानी वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो खींच लेता है इन दोनों पॉइंट से, ऑर्थो और पैरा से, और मीटा को उस यानी जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है उसको मीटा के ऊपर अटैच होना पड़ता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो क्या कर लेता है, पैरा पोजीशन से और मीटा पोजीशन से, आई एम सॉरी, पैरा पोजीशन से और ऑर्थो पोजीशन से क्या कर लेता है, खींच लेता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिसकी वजह से मीटा जो होता है वो रिलेटिवली उसके ऊपर ज्यादा इंटेंसिटी होती है चार्ज की, जिसकी वजह से जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है वो अटैच हो जाता है किसके ऊपर, मीटा पोजीशन के ऊपर। और जो हमारे पास CH3 था वो क्या था, हमारे पास ऑर्थो पैराडाइटिंग। क्यों, क्योंकि वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है, वो क्या था हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था। अब ये दो चीजें हमारे पास आ जाती हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा वो हमारे पास ऑर्थो पैरा होगा, ऑर्थो पैरा, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होगा वो क्या होगा, मीटा होगा। तो ये चीज पूरे लेक्चर में समझने वाली, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। पूरे जो इस लेक्चर की समरी है वो ये है आपके सामने। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ वीडियो को एंड तक देखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।